जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 20 मिसलेनियस क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका फुल विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना, यानी कि फुल एनालिसिस होगी। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? ऑप्शन ए का है पीटर हंडके, एलिस मुनरो, स्वेतलाना अलेक्सेविच, ओल्गा टोकाकजुर्ग, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पीटर हंडके। क्या हो जाएगा? पीटर हंडके, ठीक है ना। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न किया जा सकता है कि बताइए कि ये जो 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो आपको पीटर हंडके ने जीता, तो 2018 का किसने जीता था? तो देखिए, 2018 के जो नोबेल पुरस्कार है साहित्य का वो आपको पोलैंड की जो महिला लेखिका है ओल्गा टोकाकजुर्ग, इसी ने क्या किया था? जीता था। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। वहीं आपको 2020 की अगर बात किया जाए कि 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, तो वह आपको अमेरिकी लेखिका जो है आपको लुइस गिलक ने जीता था, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है ना, इसके संदर्भ में कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सबसे पहले जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार जो है, ध्यान से सुनिएगा, यह आपको स्वीडन की सरकार के द्वारा क्या होता है कि दिया जाता है। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडन की सरकार के द्वारा दिया जाता है वर्ष 1901 से। कब से दिया जाता है? वर्ष 1901 से। किसकी याद में? तो वह आपको अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो आपको स्वीडन के एक वैज्ञानिक और इसके अलावा एक महान उद्योगपति भी थे, ठीक है ना। और इन्होंने 1867 में एक विस्फोटक का आविष्कार किए थे जिसका नाम था डायनामाइट, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी आपकी कि बताइए कि ये जो नोबेल पुरस्कार है वो आपको किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है वो आपको 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है ना। शांति, ठीक है ना, इसके अलावा आपको साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र, यानी कि इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है वो आपको प्रदान किए जाते हैं, ठीक है ना। जिसमें से आपको 1969 से क्या है कि आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना, यानी कि 1969 से पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। तो इन चीज़ों को भी याद रखना है। नोबेल पुरस्कार से एक खास चीज़ और याद रखिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है ना, इस नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो आपको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि नोबेल पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो वह आपको एक प्रशस्ति पत्र, इसके अलावे 10 लाख डॉलर की राशि जो है वो आपको प्रदान की जाती है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो वहीं एक नंबर प्रश्न कर रहा है कि 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो वो आपको पीटर हंडके ने जीता था। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा ए, पीटर हंडके। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध, 1965 भारत पाक युद्ध, 1962 भारत चीन युद्ध, 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो मारे गए सैनिक है, ठीक है ना, उसी की याद में इंडिया गेट जो है इसका क्या किया गया था कि आपको निर्माण कराया गया था, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा पहले इंडिया गेट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अन्य ऑप्शनों पर विचार करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो इंडिया गेट है, ठीक है ना, इसको अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि इंडिया गेट को क्या कहा जाता है? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। और यह आपको नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है ना। और यह एक राष्ट्रीय स्मारक है। कैसा स्मारक है? राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग सवे कहा जाता था। यानी कि इंडिया गेट को पूर्व में क्या कहा जाता था? किंग सवे कहा जाता था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे? तो देखिए, इंडिया गेट के जो वास्तुकार थे वो आपको एडवर्ड लुटियंस थे, ठीक है ना। याद रखना है कि इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे? तो एडवर्ड लुटियंस थे, ठीक है ना। और इंडिया गेट की जो नींव पड़ी थी 1921 में और यह 1931 में पूर्ण रूप से बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो इंडिया गेट है यह किससे बना है? तो यह आपको लाल बलुआ पत्थर से क्या है कि बना हुआ है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो देखिए, इंडिया गेट कहाँ हो गया? नई दिल्ली में, ठीक है ना। फिर है कि इंडिया गेट को क्या कहा जाता है? तो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जानते हैं और पूर्व नाम इसका जो है वो आपको किंग सवे है, ठीक है ना। और इंडिया गेट के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? तो आपको एडवर्ड लुटियंस थे। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। और इंडिया गेट की नींव कब पड़ी थी? 1921 में, और बनकर तैयार कब हुआ था? 1931 में। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो वहीं 2 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। अब आइए, अब इसके हम ऑप्शन नंबर ए पे विचार करते हैं। देखिए, 1939 से 45 इस अवधि में क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध चला था, यानी कि 6 वर्षों तक। इसको आपको याद रखना है। और इसमें 61 राष्ट्रों ने भाग लिया था। 1965 भारत पाक युद्ध। तो देखिए,
भारत और पाकिस्तान का प्रत्यक्ष रूप से क्या है कि आपको 4 बार युद्ध हुआ। एक आपको 1947 में, ठीक है ना, एक 1965 में, इसके अलावा एक 1971 में और एक जो है 1999 में। और इस चारों युद्ध में भारत जो था वो आपको विजयी रहा था। 1962 भारत चीन युद्ध, ठीक है ना, इस युद्ध में भारत की क्या हुई थी, पराजय हुई थी, ठीक है ना, क्योंकि उस समय हमारे जो नीति निर्माण करता थे उससे कहीं ना कहीं चूक हुई थी। इस वजह से हम क्या हुए थे कि 1962 के भारत चीन युद्ध को हार गए थे, ठीक है ना। तो 2 का सही आंसर डी हो जाएगा, इसको आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 3 में क्या करा है, खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम में केवल डॉट खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो देखिए खो खो में 12 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में होते हैं, लेकिन मैच के दौरान केवल आपको क्या होते हैं कि 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, यानी कि 9, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे खेल, ठीक है ना, जहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेनिस या बैडमिंटन की। तो इसमें आपको 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। याद रखना है कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी। क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, इसमें क्या होता है कि आपको यानी कि 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। यानी कि फील्ड हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो आपको 15 होती है, ठीक है ना। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो वहीं 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 3 नंबर, खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल डॉट खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो ये आपको 9 खिलाड़ी भाग लेते हो। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए 4 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं एसडीआर, का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती है। तो देखिए इसमें ना आपको ऑप्शन ए कह रहा है 5, ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन ए आपको 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10। तो इसमें जो मुद्राओं की संख्या होती है वो आपको 5 होती है। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, बी। तो आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी मुद्रा होती है। तो देखिए इसमें अमेरिकन डॉलर होता है, यूरो होता है, युआन होती है, जापान का येन होता है, ब्रिटिश पाउंड होता है, ठीक है ना। तो ये 5 मुद्राएं जो है वो आपको मिलकर एसडीआर का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर एसडीआर का मतलब पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपको स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं विशेष आहरण अधिकार, ठीक है ना। तो यह आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा क्या होता है कि मतलब इसकी एक रिजर्व मुद्रा है, ठीक है ना। और इसी से यह क्या करता है कि सदस्य देशों के बीच में मतलब कि लेन देन करता है, ठीक है ना। सदस्य देशों को ऋण देना हो या मान के चले कारोबार करना हो, ठीक है ना। तो ये सभी जो होते हैं वो आपको इसी मतलब एसडीआर मुद्रा में होती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये जो आईएमएफ है, ठीक है ना, आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय क्या है। तो देखिए ये जो आईएमएफ है इसका मुख्यालय जो है वो आपको वाशिंगटन डीसी में है। और इस आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। लेकिन ये जो आईएमएफ है यह कार्य करना जो प्रारंभ किया था 27 दिसंबर 1945 से। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे करंट में पूछा जा सकता है कि बताइए कि अभी जो आईएमएफ है उसके जो अभी एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वह कौन है। तो आपको क्रिस्टालिना जॉर्जिया है, ठीक है ना, जो कि आपको बुल्गारिया की है। कहाँ की है, बुल्गारिया की है। और इसमें जो अभी सदस्यों की संख्या है वो आपको 189 है। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो वहीं 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती है। तो उसमें आपको 5 मुद्राएं होती है। तो 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 5 में, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह डॉट कहलाता है। ऑप्शन ए कह रहा है वानस्पतिक प्रजनन, बी में अंकुर प्रजनन, सी मुकुलन प्रजनन, डी में कलम प्रजनन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको वानस्पतिक प्रजनन। तो देखिए प्रजनन जो होते हैं सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपको लैंगिक मतलब कि प्रजनन, ठीक है ना। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि इसमें 2 जनकों की मतलब की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, यानी कि एक मेल और फीमेल की क्या होती है कि आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और
ये जो मतलब कि लैंगिक प्रजनन है ये आपको मतलब कि क्या कहते हैं उसको कि निषेचन क्रिया के द्वारा क्या होती है कि संपन्न होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है कि लैंगिक जनन जो होते हैं वो आपको निषेचन क्रियाएं के द्वारा संपन्न होती है और इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जिसमें आपको एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। वहीं आपको अलैंगिक जनन जो है तो इसमें 2 जनकों की क्या होती है कि आवश्यकता नहीं होती और इसमें निषेचन की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, वानस्पतिक प्रजनन। चलिए 6 में, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 के डी डॉट से संबंधित है। देखिए, एक कह रहा है समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, ठीक है ना। उसके बाद है आपको कोई भी पेशा या कार्य क्षेत्र अपनाने का अधिकार। डी कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। तो देखिए, मूल संविधान के तहत क्या था कि आपको अनुच्छेद 19 में मतलब 7 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं थी उसको क्या किया गया था, समाहित किया गया था। लेकिन वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया कि मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अर्थात अब ये जो संपत्ति का अधिकार है केवल कानूनी अधिकार है। तब से अनुच्छेद 19 के तहत जो है हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है प्राप्त है। तो आइए जानते हैं कि ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 19A की। तो देखिए 19A में क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है, इसके अलावा बोलने की स्वतंत्रता है। 19 के बी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है। 19 के सी में आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। 19 के डी जो कि देश के किसी भी कोने में आवागमन की स्वतंत्रता देती है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको 19 का ई जो कि आपको देश के किसी भी कोने में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देता है। 19 के जी कोई भी व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता देता है। तो देखिए यहाँ पर हम 19F नहीं बोले, तो 19F क्यों नहीं बोले हैं तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 19 के F में संपत्ति के अधिकार के बारे में चर्चा की गई थी, जो कि अब यह कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार की सूची में है नहीं, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 7 में, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संगठन है। तो देखिए, ए में कैल्शियम सल्फेट, बी में कैल्शियम कार्बोनेट, सी में पोटेशियम सल्फेट, डी में कैल्शियम पेरोक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आइए, अब हम यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, इसका रासायनिक संकेत क्या होता है तो CaCO3, ठीक है ना। तो देखिए ये जो मोती है, ठीक है ना, इसका जो प्राथमिक संगठन होता है, ठीक है ना, वो आपको क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और मोती जो होते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कि मोती जो होते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो आपको केविटी मोती होते हैं, ठीक है ना, एक आपको गोनट मोती होते हैं, एक आपको मेंटल टिश्यू मोती होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्या कहते हैं मोती है, इसके 3 प्रकार है। कौन कौन है, केविटी, गोनट, मेंटल टिश्यू, ठीक है ना। 30 प्रकार से इन तीनों को कि नाम जो है आपको याद रखना है। तो 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 8 में, डॉट युक्त मिश्र धातु को संलय यानी अमलगम कहा जाता है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से जो नए मिश्र धातु बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। और इसका प्रयोग जो होता है डॉक्टरों के द्वारा, यानी कि जो कि दांतों के डॉक्टर होते हैं उसके द्वारा क्या होता है कि ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि अमलगम का प्रयोग दांतों के डॉक्टर क्यों करते हैं। तो देखिए, ये जो खोखले दांत होते हैं, ठीक है ना, इसको भरने में क्या होता है कि डॉक्टर के द्वारा बड़े पैमाने पर अमलगम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो 8 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 9 में, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी पारसी धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो अजंता की गुफा है यह है कहाँ, तो ये आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अजंता की गुफाओं को, ठीक है ना, 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है, ठीक है ना। आइए अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन जो है नई दिल्ली में 1951 में किया गया था, ठीक है ना। और अभी जो लेटेस्ट हुआ है 2018 में वो आपको इंडोनेशिया में हुआ था, जकार्ता और पोलम्बर्ग में, ठीक है ना। 3 चीज़ को आपको याद रखना है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि 2018 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपको इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलम्बर्ग में हुआ था, ठीक है ना। इन चीज़ों को बढ़िया से याद रखना है। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में कब हुआ था, तो ये आपको 1951 में हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 10 का सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए 11 में,
विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डॉट डॉट में निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1971। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1934। ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा कि आरबीआई का जो गठन हुआ था वो आपको आरबीआई एक्ट 1934 के एक के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था कलकत्ता में। आरबीआई का जो मुख्यालय वो आपको नई दिल्ली में। ठीक है ना। और आरबीआई के जो भी वर्तमान गवर्नर है वो आपको कौन है तो शक्तिकांत दास है, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है, जबकि 24वें गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो आपको सीडी देशमुख थे। प्रथम गवर्नर सीधे पूछेगा आरबीआई का तो वो आपको ओसवान स्मिथ थे। ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ है तो मुंबई में। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है। तो 11 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। और जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की। देखिए क्या कर रहा है। या ओसांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आपको ठीक है ना ऑप्शन ए कर रहा है त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। तो यहाँ से हम एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये मणिपुर जो है आखिरकार क्या है। तो देखिए मणिपुर जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है। तो यहाँ से आपका प्रश्न आएगा कि सर पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो देखिए पूर्वोत्तर राज्य में आपको 7 राज्य आते हैं। वो राज्य कौन कौन है, तो देखिए असम हो गया, ठीक है ना। असम के अलावा आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है ना। त्रिपुरा के बाद मिजोरम और मेघालय। तो ये 7 राज्य जो है वो आपको क्या होते हैं कि मतलब भारत के पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं, यानी कि इसको 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो 12 का सही आंसर डी हो जाएगा। 13 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए क्या करा है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन बी राज्यसभा सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो 13 का सही आंसर ए हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो क्या कि संयुक्त बैठक जो है यह जो बुलाते हैं वो आपको राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अभी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आपको ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला। जबकि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो आपको गणेश वासुदेव मावलंकर थे। 3 चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो आपको उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। और अभी जो उपराष्ट्रपति है वो आपको एम वेंकैया नायडू है, ठीक है ना। गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, यह गलत है। तो अभी के जो गृह मंत्री है वो आपको अमित शाह है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, यह भी कथन गलत है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जो होते हैं अपने मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। और कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 14 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डॉट डॉट द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ठीक है ना। ऑप्शन बी 35वें संविधान संशोधन 1974, ऑप्शन सी 24वें संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन 1976। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 42वें संविधान संशोधन 1976। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, ठीक है ना। तो 14 का सही आंसर डी होगा। और इसी संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि ये जो प्रस्तावना है प्रीएम्बल यह कहाँ से लिया गया है। तो देखिए हमारे संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है वो आपको अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 15 में कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का डॉट डॉट की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गवा देता है। तो देखिए ऑप्शन है निरंतर 6 सप्ताह, निरंतर 6 महीने, निरंतर 6 सप्ताह, निरंतर 10 महीने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निरंतर 6 महीने। यानी कि संसद के किसी सदन का सदस्य न रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति मंत्री है तो उसे क्या होगा कि 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो वो अपने मंत्री पद को क्या कर देगा, गवा देगा। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 16 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व डॉट डॉट द्वारा किया गया था। तो देखिए खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करा है मोहम्मद अली और शौकत अली, बी में सैयद अहमद खां, सी में मोहम्मद अली जिन्ना, डी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो
खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली नामक भाइयों के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के जो अध्यक्ष थे वो आपको महात्मा गांधी थे, ठीक है ना। और खिलाफत आंदोलन 1919 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है ना। तीन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम के बड़े नेता थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे और सबसे ज़्यादा दिनों तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। और इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, इंडिया विंस फ्रीडम। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपको ए, ठीक है ना। 17 में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है। ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 77। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63। क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहने का मतलब हुआ कि कारोबार के अनुकूल माहौल जो है सबसे अच्छी किस देश में, ठीक है ना। इस पर यह रैंकिंग जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसमें भारत का स्थान जो है, ठीक है ना, 2020 में जो है वो आपको 63 है, ठीक है ना। तो 17 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 18 में भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो हुई थी वो आपको वर्ष 1977 में हुई थी, ठीक है ना। तो 18 का सही आंसर ए हो जाएगा। तीन चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए 19 में उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 29। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा को सीटों की जो संख्या है वो आपको 80 है। कितनी है, 80 है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे किया जाएगा कि बताइए कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें है। तो वो आपको 40 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें जो है वो आपको 31 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो आपको 29 है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 20 में क्या कर रहा है, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी मक्का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूँ, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।